हेलो एवरीवन। तो यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 रे एग्ज़ाम जीआईसी जीटीसी और अन्य परीक्षाओं के लिए पर्यावरण से संबंधित जो कुछ प्रमुख संस्थान हैं या कुछ प्रमुख जो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, कुछ प्रमुख आंदोलन होते हैं, उनके बारे में आपसे लिस्टिंग के रूप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी एक लिस्ट दी जाती है, सूची दी जाती है, आपको मैच करानी होती है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है इसमें हम सबसे पहले तो देख लेते हैं जो प्रमुख आंदोलन हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए, जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक आपका है बिश्नोई आंदोलन। ठीक है, ये आंदोलन हुआ था 1731 में, लेकिन ये बहुत ही मशहूर आंदोलन है और अभी तक इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसका नेतृत्व किया था अमृता बिश्नोई ने, और इनके नाम पर एक पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिश्नोई आंदोलन। ठीक है, एक बलियापाल आंदोलन है। हालांकि एग्ज़ाम में मैंने अभी तक देखा नहीं कि यहाँ से प्रश्न बना हो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि ओडिशा से संबंधित है। ये बलियापाल आंदोलन ओडिशा में चलाया गया था गाँव की भूमि पर मिसाइल टेस्टिंग को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका शांत घाटी आंदोलन, ये 1973 में शुरू हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो केरल में हुआ था। तो ये जो आंदोलन है शांत घाटी आंदोलन, ये 1970 से लेकर 1980 के दशक के बीच में चलाया गया था पलक्कड़ जिले में स्थित सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए। यह एक ऐतिहासिक पर्यावरण आंदोलन था। यह विरोध कुंती पुझा नदी पर प्रस्तावित पनबिजली परियोजना बांध के खिलाफ था, जो कि पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्र और शेर पूंछ वाले मकाक के निवास स्थान को नष्ट कर देती। तो ये आंदोलन कहाँ पर चला था? केरल में 1973 में। ठीक है, अगला आपका है चिपको आंदोलन, ये 1974 में चला था। इसका जो संबंध है ये उत्तराखंड के रैणी गाँव से है। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। ठीक है, मैती आंदोलन दोस्तों ये उत्तराखंड में चला था। कल्याण सिंह रावत ने इसका नेतृत्व। ये आंदोलन 1995 में शुरू हुआ था, 1995 में। मैती का मतलब मायका होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो आंदोलन था, मैती का अर्थ मायका या माँ का घर से है। इस आंदोलन के तहत शादी के दौरान विदाई के समय दूल्हा दुल्हन मायके की याद में एक फलदार पौधा लगाते हैं, जिसकी देखभाल बाद में मायके वाले करते हैं। ये था मैती आंदोलन, 1995 में स्टार्ट हुआ था, 1995 में। आपका अगला है नवदान्या आंदोलन। ठीक है, 1982 में स्टार्ट हुआ था। तो ये जो आंदोलन था ये जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने से संबंधित था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1989 में स्टार्ट हुआ था। इसका नेतृत्व मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय ने किया था। एपिको आंदोलन, ये अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। एपिको आंदोलन ये 1983 में स्टार्ट हुआ था। पांडुरंग हेगड़े ने इसका नेतृत्व किया था। ये जो आंदोलन था ये पश्चिमी घाट में स्थित कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में हुआ था। आंदोलन की कहानी यह है कि कई दशकों से वन विभाग मौजूदा मिश्रित अर्ध सदाबहार वनों की अंधाधुंध कटाई के बाद सागौन के एकल वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहा था। तो ये था अपिको आंदोलन, 1983। पांडुरंग हेगड़े ने इसका नेतृत्व किया था। और ये आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो ये आंदोलन जो है दोस्तों ये कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पर्यावरण सम्मेलनों की सूची। ठीक है, जो प्रमुख पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हुए हैं वो कब हुए थे? जैसे कि रामसर कन्वेंशन आप जानते ही हैं, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। और रामसर साइट्स फिलहाल भारत में कितनी हो गई हैं? 98 हो गई हैं। मैं हर चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ। तो रामसर कन्वेंशन जो था ये दोस्तों 1971 में हुआ था, ईरान के रामसर शहर में। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ये कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। ये भी याद ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर मैं आपको केवल लिस्टिंग बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उद्देश्य ये है कि जैसे कि एग्ज़ाम आ गया तो लास्ट टाइम में आप इसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो ये एक पूरी लिस्टिंग है। बात करते हैं साइट्स के बारे में। CITES साइट्स, ये दोस्तों साइट्स का पूरा नाम होता है तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और पौधों का वैश्विक व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में न डाले। और ये जो संधि हुई थी कब हुई थी? 1973 में हुई थी। ठीक है,
जैव विविधता सम्मेलन ये हुआ था 1992 में, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि ये 1979 में पश्चिमी जर्मनी के बान शहर में हस्ताक्षरित हुआ था और ये लागू हुआ था 1983 से, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि प्रवासी वन्यजीवों को उनके पूरे प्रवास क्षेत्र में बचाना, जो माइग्रेशन रेंज है उसमें उनको संरक्षित करना। वियना कन्वेंशन दोस्तों ये हुआ था 1985 में, वियना कन्वेंशन। इसका जो संबंध है वियना कन्वेंशन 1985 का, तो जो ओजोन परत है, ओजोन परत की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक ढांचागत समझौता था ये, ठीक है, वियना कन्वेंशन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों ये लागू हुआ 1987 में, इसके बारे में भी आप जान। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो ओडीएस होते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप CFC के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इनके उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि लागू हुआ था 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों ये 1997 में, ठीक है, 10 साल के बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC ये 1992 में आया था। रियो शिखर सम्मेलन ये भी 1992 में आता है। UNCCD, ठीक है, ये आता है 1994 में। UNCCD स्टैंड फॉर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, और ये 1994 में आया था। जैसा कि इसकी हिंदी है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन। तो 1994 में स्थापित यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास को सतत भूमि प्रबंधन से जोड़ता है और भूमि क्षरण, सूखा और गरीबी को कम करने पर केंद्रित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब बेसल कन्वेंशन के बारे में। ये आया था कब? 1989 में आया था बेसल कन्वेंशन। ये आया था कब? ये 1989 में आया था, लागू हुआ था 1992 में, 1992 में ये लागू हुआ था। तो खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार स्थानांतरण, ठीक है, और उनके पर्यावरण अनुकूल निपटान को नियंत्रित करने वाली सबसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संधि इसे माना जाता है। यह विकासशील देशों में विकसित देशों से जहरीले कचरे की डंपिंग को रोकने और खतरनाक कचरे की मात्रा को कम करने पर केंद्रित है, जिसके जून 2024 तक 191 पक्षकार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल। दोस्तों ये लागू हुआ सन 2000 में। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में। नागोया प्रोटोकॉल ये दोस्तों आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के निष्पक्ष और समान बंटवारे पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 29 अक्टूबर 2010 को जापान के नागोया में अपनाया गया। यह समझौता 12 अक्टूबर 2014 से लागू हुआ है, ठीक है। और दोस्तों अगला है आपका COP 24, ये 2018 में। आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताऊं। ये जो COP 24 था 2018 में, 2 से 15 दिसंबर 2018 तक पोलैंड के काटोविस में इसका आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? पोलैंड में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे आप। मुख्य उद्देश्य क्या था? 2015 के पेरिस समझौते के कार्यान्वयन दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देना। इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु वित्त और पारदर्शिता ढांचे जैसे प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाई गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका COP 21, ये 2016 में हुआ था। तो इसके बारे में बात करें तो 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। COP 21 के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो संयुक्त राष्ट्र के इस ऐतिहासिक जलवायु सम्मेलन के परिणाम स्वरूप पेरिस समझौते को अपनाया गया, जो एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से काफ़ी नीचे, मतलब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिमानतः उस स्तर पर सीमित करना है। तो ये दोनों जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। किगाली संशोधन दोस्तों ये लागू हुआ 2016 में, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि 2040 के दशक तक जो HFCs हैं, इनकी खपत और उत्पादन में 80-85% तक की कमी करके वैश्विक तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि को रोकना। बस आपको सन याद करना है, ठीक है। मिनामाटा कन्वेंशन ये 2013 में आया था। मतलब दोस्तों इसमें क्या था कि मिनामाटा कन्वेंशन 2013 पारा जो मरकरी होता है, जिसको आप इंडिकेट करते हैं Hg से, के हानिकारक प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए 2013 में हस्ताक्षरित
एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 2017 में जाके लागू हुई थी। और रॉटरडैम कन्वेंशन ये 1998 में हुआ था। रॉटरडैम कन्वेंशन ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्व सूचित सहमति यानी कि PIC प्रियर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रक्रिया को अनिवार्य बनाती है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान से बचाना और इन पदार्थों के सुरक्षित उपयोग के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है, जो 2004 से लागू है। COP25 ये 2019 में हुआ था। COP25 क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 2019 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र का यह 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था, जो मुख्य रूप से चिली की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। और इस ब्लू COP, इसको आप ब्लू कॉप के नाम से भी जानते हैं, BLUV, ठीक है। ब्लू कॉप का उद्देश्य पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए महत्वाकांक्षा बढ़ाना और महासागरों पर ध्यान केंद्रित करना था, ठीक है। और अब बात करते हैं कुछ प्रमुख संस्थान और उनके मुख्यालय के बारे में, जहां से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि बात करते हैं भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, दोस्तों ये मिलेगा आपको कोलकाता में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मिलेगा आपको भोपाल में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र मिलेगा आपको देहरादून में। ये PDF मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप इसको कम से कम 2-3 बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान, दोस्तों ये देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान मिलेगा आपको नागपुर में, इसे नीरी के नाम से भी बुलाया जाता है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान मिलेगा आपको जोरहट में। वन आनुवंशिकी व वृक्ष प्रजनन संस्थान मिलेगा आपको कहाँ पर? कोयम्बटूर में। वन उत्पादकता केंद्र रांची में। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो इज्जत नगर बरेली में है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये मिलेगा आपको नई दिल्ली में। GB पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान दोस्तों मिलेगा आपको अल्मोड़ा में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियम हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि भारतीय वन्य अधिनियम, ये दोस्तों आया था 1927 में, ब्रिटिश भारत में आया था। और परमाणु ऊर्जा अधिनियम ये आया था 1962 में, ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे आप। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आता है 1972 में। ध्यान दीजिए ये शब्द है वन्य जीव, ठीक है। उसमें जो जीव रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये एक्ट आया था 1972 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। और वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये आता है 1981 में, काफ़ी देर से आया। जबकि वन संरक्षण अधिनियम आता है 1980 में। तो 1972 में क्या हुआ था? भारतीय वन्य अधिनियम 1927 में आया था, जबकि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आता है 1972 में, ठीक है। 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम आता है 1980 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में। 1986 में राष्ट्रीय वन नीति ये घोषित की गई 1988 में। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम सन 2000 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। जबकि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको आप NGT के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना होती है 2010 में, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से भी आप इसे जानते हैं, इसकी स्थापना 2010 में होती है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम मैंने आपको बताया था ये 1972 में आया। जबकि बाघ संरक्षण अधिनियम जिसको आप प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी जानते हैं, 2023 में इसके जो है 50 वर्ष पूरे हो गए थे। और जो बिग कैट अलायंस की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसी अवसर पर। तो बाघ संरक्षण अधिनियम प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में। मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम ये आता है 1975 में। और हाथी संरक्षण अधिनियम प्रोजेक्ट एलिफेंट ये शुरू किया गया 1992 में। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये 2009 में स्टार्ट किया गया। जनजाति वन क्षेत्र अधिनियम ये 2013 में शुरू किया गया, ठीक है। सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। और पहला पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और इसी में एजेंडा 21 को एक्सेप्ट किया गया था, पेश किया गया था। ये हुआ था 1992 में, 1992 में। जबकि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था 2002 में। इसको भी आप याद रखेंगे। ध्यान से देखिए, पहला जो पर्यावरण दिवस होता है विश्व पर्यावरण दिवस, ये 5 जून 1974 को मनाया गया था और तब से प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कस्तूरी मृग परियोजना और हंगुल
प्रोजेक्ट हंगुल, दोनों को 1970 में ही स्टार्ट किया गया था, ये आप याद रखेंगे। हंगुल एक हिरन की तरह का ही जीव होता है जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। कछुआ संरक्षण अधिनियम दोस्तों, ये 1975 में जो प्रोजेक्ट टॉर्टोइज यानी कि कछुआ संरक्षण परियोजना, ये 1975 में स्टार्ट की गई। गिद्ध संरक्षण परियोजना दोस्तों, ये 2006 में शुरू की गई थी, ठीक है। और गैंडा परियोजना ये 1987 में, प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996 में स्टार्ट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मुझे लगा कि सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। धन्यवाद आप सभी का।